तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित एकेडमी में। ये हमारा वर्णमाला का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने स्वरों को उसी वीडियो में याद भी किया था, जितने भी स्वर के वर्गीकरण होते हैं। तो उसी तरह ये व्यंजन को भी इसी वीडियो में याद करने के लिए बने रहें वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जानते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि स्वर की सहायता से, कभी भी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। अब आप कहेंगे कैसे, तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। देखेंगे आप, यहाँ मैंने का लिखा है। का एक व्यंजन है, हम लोग जानते हैं। तो ये व्यंजन बनता कैसे है ये देखेंगे। का के नीचे हमने हलंत लगाई है, फिर आ लिखा है। तो अगर आप ये कहें कि ये केवल इसको का बोल सकते हैं, पूरा का बोल सकते हैं, तो जी नहीं। कभी भी एक व्यंजन लिखा होगा तो उसमें ये स्वर हमेशा जुड़ा रहता है, तभी वो पूरा व्यंजन कहलाता है। देख सकते हैं, का के नीचे लकार प्लस आ, जब ये और ये मिलेंगे तभी ये पूरा का बनेगा। इसी तरह वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं वो सभी स्वर की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं। देख सकते हैं, मैंने खा को भी इसी तरह लिखा है तोड़कर। तो ये पूरा खा होता है, लेकिन ये खा बना कैसा है, ये इस तरह से बना रहता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ मिला है कि नहीं। का में भी आ मिला है और खा में भी आ मिला है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे हम समझेंगे व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार, तो व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। किस किस प्रकार से। एक होता है उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 35 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अगर इन 35 प्रकार के व्यंजनों को डिवाइड किया जाए तो किस किस प्रकार से आएंगे, यहाँ मैंने अलग अलग करके लिखा है, देख सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। यदि आप इन सबको काउंट करेंगे तो 35 ही आएगा। तो कभी भी हमसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 35 यानी 35 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है 45 वर्ण। यानी उच्चारण के आधार पर यदि हमसे कोई पूछे कि टोटल वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन मिलाकर उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ मैंने तोड़कर लिखा है। हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं, और यहाँ हमने पढ़ा कि उच्चारण के आधार पर 35 व्यंजन होते हैं। तो जब आप इन दोनों को काउंट कर देंगे तो 45 यानी 45 वर्ण आ जाएगा। तो कभी भी कोई पूछे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण बताइए, तो 45 वर्ण होंगे। चलिए आगे जानते हैं लेखन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। लेखन के आधार पर व्यंजन 39 प्रकार के होते हैं, यानी 39 प्रकार के होते हैं। कैसे, तो 35 प्लस 4 करके मैंने लिखा, यानी कि 35 व्यंजन तो ये पूरे आ जाएंगे। देख सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़े हैं 35 व्यंजन तो ये पूरे आ जाएंगे, और 4 अलग से संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे। ये सभी व्यंजनों के जितने भी टाइप हैं, इनको पढ़ने के लिए हमें आगे अलग अलग करके समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि यहाँ पर भी लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। और 52 वर्ण कैसे होते हैं, क्योंकि जब हमने स्वर पढ़ा था तो लेखन के आधार पर स्वर थे 13, और यहाँ पर लेखन के आधार पर व्यंजन कितने हैं, 39। तो यदि इन दोनों को काउंट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे, 52। तो कभी भी हमसे पूछे कि लेखन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम हमेशा 52 बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन व्यंजनों को समझते हैं। तो पहला व्यंजन है हमारा स्पर्श व्यंजन।
आखिर ये स्पर्श व्यंजन का नाम स्पर्श व्यंजन क्यों रखा गया? तो चलिए समझते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा मुंह के किसी स्थान को स्पर्श करे, यानी जब कभी भी हम लोग मुंह से बोलते हैं तो अंदर से हवा बाहर निकलती है, तो हवा जब बाहर निकलती है तो वो मुंह के किसी न किसी स्थान पर टच करती होगी, स्पर्श करती होगी। तो वो जिन जिन स्थानों पर स्पर्श करती है, तो जितने व्यंजन ऐसे हैं जो स्पर्श करके बोले जाते हैं, जिसमें हवा हमारे मुंह में सभी स्थानों पर स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा। तो हमको इन व्यंजनों को जानने से पहले ये भी जानना आवश्यक है कि वो आखिर हमारे मुंह के स्थान कौन कौन से हैं जिनसे हवा स्पर्श करती है, तो वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए जानते हैं मुंह के विभिन्न स्थान। तो मुंह के स्थान हमारे 5 प्रकार से हैं। इनका आपको क्रम भी आना चाहिए। पहले गले से चालू को होता है, कंठ कहलाता है। उसके ऊपर साइड आप मुंह में आते हैं तो तालु कहलाता है। तालु क्या है? जो मुंह का ऊपरी भाग है, ऊपरी छत जो होती है, आप देख सकते हैं जो जीभ के ऊपर होती है, तो जीभ के ऊपर जस्ट जो चिकनी सतह होती है, आप देख सकते हैं जीभ को टच करके भी, तो जो चिकनी सतह होती है वो तालु कहलाती है। और मूर्धा क्या कहलाती है? मुंह के ऊपरी छत का आगे का भाग। आगे का भाग यानी जो आपके दांतों के ऊपर मसूड़ें रहती हैं, तो मसूड़ों के जस्ट अंदर वाला जो भाग होता है, पीछे साइड का जो भाग होता है, वो मूर्धा कहलाता है। चौथा पॉइंट है अपना दंत यानी दांत, ये तो सभी लोग जानते हैं। 5वां होता है ओष्ठ यानी होंठ। ओंठ भी सभी लोग जानते हैं। हम लोगों को कन्फ्यूजन तालु और मूर्धा में होती है। तो तालु समझ गए, जीभ के ऊपर का जो चिकना भाग होता है वो तालु होता है, और मूर्धा जो अपनी मसूड़ें होती हैं उनके जस्ट पीछे का जो उभरा हुआ भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो कोई हमसे पूछे कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या होती है 25। ठीक है बच्चों, 25। अब इन 25 को हम लोग किस तरह याद करेंगे? तो हमने कहा था कि आपको ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा मुंह के विभिन्न स्थानों के बारे में, यही पढ़े हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर ये क्रम याद होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इसको याद करने के लिए यहाँ आप इसके आगे का अक्षर पर ले सकते हैं, तो आप KTM TO कर सकते हैं। तो आपको इससे याद रहेगा कि K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा और T से दंत, O से ओष्ठ। तो इस तरह से भी याद किया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों को देख सकते हैं, इसको हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है। देख सकते हैं 5-5 का सेट है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इसी तरह हमने 5-5 करके विभाजित किया है। तो ये अगर कोई पूछे ये कौन से वर्ग में आता है, तो ये का वर्ग में आता है। ये कौन से वर्ग में आता है? ये चा वर्ग में आता है। ये कौन से वर्ग में आता है? ये टा वर्ग में आता है। और ये ता वर्ग में आता है। और ये पाफा बाभा, ये पा वर्ग में आता है। तो कैसे हम लोग इसे याद रखेंगे कि कौन से वर्ग में कौन सा है और कहाँ से चालू होता है? तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं। हमारी ट्रिक है कचट तप। देख सकते हैं कचट तप कैसे इस पे लागू होती है। कचट तप में पहला अक्षर का है, तो ये का वर्ग कहलाएगा। का वर्ग में पहला जो वर्ग है वो का वर्ग का होगा। दूसरा चा आया तो दूसरा वर्ग कौन सा होगा? चा वर्ग का होगा। तीसरा टा तो टा वर्ग का, फिर ता आया तो ता वर्ग का, पा आया तो पा वर्ग का। तो इस तरह हम ये याद रख सकते हैं कि लाइन से पहले कौन सा वर्ग आता है, दूसरा कौन सा वर्ग आता है, तीसरा कौन सा वर्ग आता है। तो इस तरह बच्चों हमें ये वर्ग तो याद होने ही चाहिए। और ये मैंने देखी ऊपर गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5। तो इसका क्या काम है? तो कभी भी हमसे आगे चल के जब हम आगे अन्य वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आएगा। तो ये हमको याद होना चाहिए कि जैसे कोई पूछे कि का वर्ग में तीसरा
अक्षर जो है तीसरा वर्ग वो क्या होगा, वो गा होगा। कोई पूछे टा वर्ग में दूसरा अक्षर क्या है, तो दूसरा अक्षर टा होगा। तो ये तो आपको सीक्वेंस से का खा गा घा ज्ञा तक याद ही होने चाहिए, ये तो याद ही करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे हमने घोषत्व के आधार पर व्यंजन को दो प्रकार से बांटा है। कैसे? घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अघोष और सघोष। ये घोषत्व है क्या आखिर? तो यहाँ मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप, कंपन। ये कंपन क्या है, कंपन कैसे याद रखेंगे? कभी कभी पूछ लेता है कि आखिर कंपन के आधार पर व्यंजन को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो कंपन कैसे याद रखेंगे कि आखिर ये घोष कंपन ही है। तो जानते होंगे, जब कभी राजा महाराजाओं के द्वारा घोषणा की जाती थी तो ढोल बजाए जाते थे। तो ढोल इतनी ज़ोरों से बजाए जाते थे कि चारों तरफ गाँव में कंपन होने लगता था। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि घोषत्व आखिर किस प्रकार का है, कंपन होता है जब। तो अघोष, अघोष क्या है, जब कंपन ना हो। आप देख सकते हैं आ लगा हुआ है, तो अघोष का मतलब होता है कंपन ना हो। और सघोष जिसमें कंपन हो, यानी आप इससे याद रख सकते हैं कि अघोष यानी ना हो, सघोष यानी हो। तो देख सकते हैं हमने अभी पिछले ही कुछ ही समय पहले अभी हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, जिसको हमने वर्ग वाई वर्ग बांटा था। तो वर्ग वाई वर्ग बांटा था, तो मैंने आपसे कहा था कि हर वर्ग का हमें ये याद होना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा ये व्यंजन कब आते हैं। जैसे का वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या है, चा वर्ग का तीसरा क्या है। तो यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। देखिए, कभी भी अघोष और सघोष पूछा जाए तो हम कैसे याद रखेंगे? इसमें लिखा है अघोष हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हम लोगों ने पीछे ही चार्ट बनाया हुआ था। तो जैसे उसने कहा अघोष में कि हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, तो देख सकते हैं आप, ये का वर्ग है तो इसका पहला और ये दूसरा व्यंजन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ अगर सघोष की बात की जाए तो सघोष में हमारा क्या है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन ये सघोष हो जाएगा। इसी तरह ये पूरे जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, ये सभी पहले और दूसरे वाले ये जितने आएंगे, यानी कि ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये सभी अघोष कहलाएंगे। और ये 3, 4 और 5 वाली जो लाइन है ये हमारी सघोष कहलाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि वर्ग के ये पहले, दूसरे, तीसरे कौन किस नंबर पे आता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रकार में। अगला हमारा प्रकार है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ मैंने हवा लिखा है। अब आप कहेंगे कि प्राण से हवा का क्या पता चलता है, कैसे पता चलेगा? तो प्राण से हवा का ऐसे पता चलेगा, जब किसी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो प्राण पखेरु उड़ जाने में वो क्या सांस ले सकता है, हवा ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो इससे हम याद रखेंगे कि प्राण निकल गए, यानी उसके पूरे शरीर की हवा निकल गई। तो इस आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम हवा निकलती है और महाप्राण में पूरी ही हवा निकल जाती है। तो अल्प प्राण में कैसे याद रखेंगे कि हर वर्ग का 1, 3 और 5वां व्यंजन। तो देख सकते हैं हर वर्ग का, ये आप 5 वर्ग हमने अभी भी बताए थे आपको। तो जैसे उसने कहा पहला, तीसरा और 5वां ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। तो इसके पहले वाला और तीसरे वाला और 5वें वाला ये क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, यानी कि ये वर्ग हैं, हर वर्ग का दूसरा चौथा क्या होगा, ये इसका ये खा हो जाएगा और चौथे का घा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अल्प प्राण में देख सकते हैं 1, 3, 5वां अक्षर पूछा है, तो ये पूरी 1 की लाइन, ये पूरी 3 की लाइन और ये पूरी 5 की लाइन, ये कहलाएगी अल्प प्राण।
और महाप्राण में 2 और 4 बोला है, तो ये 2 की पूरी लाइन और 4 की पूरी लाइन ये आपकी कहलाएगी महाप्राण। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने समझने के लिए नीचे लिख भी दिया है कि कौन किस प्रकार में आता है। ये वाला वर्ग अघोष और अल्प प्राण में आता है, ये अक्षर अघोष महाप्राण में आते हैं, इसी तरह आगे लिखा हुआ है। तो आपको ये याद होना जरूरी है, प्रत्येक वर्ग का सीक्वेंस याद होना चाहिए, जिसके लिए अभी हमने ट्रिक याद की थी कचट तप, जिससे आपको हर वर्ग का पहला अक्षर याद हो जाएगा। तो आपको ये पता होगा कि कौन सा वर्ग किस अक्षर से शुरू होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वर्णमाला का एक पार्ट और आएगा जिसमें हम व्यंजन को समाप्त कर लेंगे और इस तरह हमारा वर्णमाला का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।